कराची के आप देख रहे हैं कि इम्प्लांट फार सपोज अगर लग रहा है कि 70,000 का फार सपोज, और उस पेशेंट में 4 इम्प्लांट लग रहे हैं, ठीक है, तो वो तकरीबन 2,80,000 के तकरीबन ये करीब आ जाएगा। और अगर मैं एफपीडी की तरफ जा रहा हूँ और मैं 10 के हिसाब से एफपीडी प्लान या 20,000 के हिसाब से एफपीडी प्लान कर रहा हूँ उस पर यूनिट, तो उस पेशेंट को जाके तकरीबन 15 से 16 यूनिट्स लग रहे थे टू, बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द रोजेंशियल। ठीक है, तो वो गाइडलाइंस आपने बुक से बाहर नहीं जानी, आर्टिकल के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करें, जो आपके बुक्स में है उसके हिसाब से प्लान। तो मैंने कहा अगर 20,000 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वो 16 यूनिट आपके अगर लग रहे हैं तो वो कौन सा कम आ रहे हैं, तो मैंने सीधा एग्जामिनर को इसे कह दिया, तो वो कौन सा कम आएंगे जब इम्प्लांट पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो वो उस पे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सही बात है। फिर उन्होंने कहा चले बेटा आरपीडी में कौन सा देंगे, मैंने कहा अक्रेलिक का देंगे। फिर उसका सवाल आया वाई नॉट सीपीडी। मैंने कहा मैडम जब इम्प्लांट और पेशेंट एफपीडी अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो सीपीडी कौन सा सस्ता है, सीपीडी पे ऑलमोस्ट इतनी चार्जेस आ रही हैं आपके मेटल फ्रेमवर्क और इसमें सारे में, वो कौन सा सस्ता होगा। तो पेशेंट को अगर सस्ता ही चाहिए तो वो आरपीडी होगा। फिर उन्होंने सवाल किया तो आरपीडी कौन सा देंगे, अक्रेलिक का देंगे या फिर आप दूसरा फ्लेक्सिबल। मैंने कहा वो मैडम वो मैं प्रोस्थो से कंसल्ट करूंगा और उनसे डिटेल लूंगा, और मैंने सीधा कह दिया कि उसके बारे में इतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, आई विल कंसल्ट विद द प्रोस्टोडोंटिस्ट। ये चीज आपको वो डिफेंड करनी है भले ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि एफपीडी यहाँ पे ये लग सकता है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ये आई है। एग्जामिनर ने मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश की, वो करेंगे, लेकिन यू हैव टू बी ऑन द फर्म और बुक्स की गाइडलाइन देके चुप हो जाओ। भले एग्जामिनर आर्टिकल का दे, आपने चेंज नहीं होना। अगर आपने आर्टिकल एग्जामिनर का सुन के चेंज कर लिया, आपको उस आर्टिकल के बारे में इतना डिटेल नहीं पता, जो भी आपके मुंह से वर्ड निकलेगा, अगर आप उस पर खुद ही श्योर नहीं है, आपने डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, तो मुंह से वर्ड निकालना ही नहीं है, वरना एग्जामिनर फंसा देगा। सॉरी करके जान छुड़ा लो, बट ब्लंडर नहीं मारो कि हाँ ये चीज कर सकते हैं, नहीं। उसने अगर वो एक चीज न्यू पढ़ी है, आपको नहीं पता आपको, तो वो ब्लंडर नहीं मारो। आप बुक से बाहर निकलो ही नहीं जब तक बुक्स की पॉइंट खत्म हो रही हैं, और आपको एग्जामिनर अभी कह रहा है कि नहीं अभी अब और कुछ बताओ, तो फिर आप आर्टिकल पे जाएं। तो बुक्स के बाहर नहीं, क्योंकि मैंने जो भी अपना एक लॉन्ग केस दिया, बुक्स के बाहर एग्जामिनर को कहीं लेके ही नहीं गया। जो भी अक्लूजन की प्लानिंग थी उसमें फुल माउथ रिहेब था, अक्लूजन असेसमेंट थी, टुथवेयर था, वो सारा जो भी रोजेंशियल और आपके समय आर्ट एंड साइंस में लिखा हुआ है उसके बाहर गया ही नहीं मैं, उसके एग्जामिनर के पास। बुक्स के तो ये चीजें आपकी थी कि बुक्स के बाहर आपने नहीं जाना होता। देन बुक, ये चीज ओडेल, आपका लॉन्ग केस सारे यहां से आ जाएंगे। इसके में जो भी ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री रिलेटेड केसेस हैं वो सारे आपने रटे लगाने हैं। जो भी इसमें सीक्वेंसेस दी गई है असेसमेंट करने की, जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन दी गई है, उस केस में उस चीफ कंप्लेंट के हिसाब से जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपने एग्जामिनर से मांगनी है। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या असेस करें केस में। फॉर सपोज एक पेशेंट की इंटेक्ट डेंटिशन है, सिंगल क्लास वन कैविटी है, उसमें हम वीडी असेस करें या नहीं करें, लोग खामखा ये स्टेप्स कर लेते हैं। तो उनके लिए यही है कि ओडेल के बुक में जो चीफ कंप्लेंट हैं, और उस केस के उस बुक उस केस के अंदर जो भी चीजें असेस हो रही हैं वो आपने मिस नहीं करनी। अगर इस एक केस है यहाँ पे, इनका पहला पहला केस है हाई कैरीज रिस्क हुआ, उसमें आपका पेरियोडोंटल एग्जामिनेशन पे इतना फोकस नहीं है, तो इतना पेरियोडोंटल एग्जामिनेशन के में घुसने की भी कोई जरूरत नहीं है आपने एग्जाम के दौरान। तो जो मैं यही रिकमेंड करूंगा, इस बुक को भी रट्टा लगा लो। जो इसमें चीफ कंप्लेंट्स हैं उस चीफ कंप्लेंट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस मांगी गई हैं, जो आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के पैरामीटर असेस किए गए हैं, वो आप उस चीफ कंप्लेंट में आपको कंप्लीट करने हैं, वो मिस नहीं करने। अगर सिंपल सिंगल क्लास वन केरीज वाले पेशेंट में आपने मोबिलिटी असेसमेंट दूसरे टूथ की या बीपी करना एक मिस कर दिया, कोई मसला नहीं आएगा, बट अगर उसमें आपने हाई केरीज असेसमेंट अक्लूजन चेक करना मैंडेटरी है। सेम अगर पेरियोडोंटल का पेशेंट है, उसमें केरीज रिस्क असेस अगर नहीं करेंगे तो वो इतना मैटर नहीं होगा, बट पेरियोडोंटल के कोई पैरामीटर्स आपने इग्नोर नहीं करने, जो लोग करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। हर केस में सेम असेसमेंट करते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस बंदे ने काम नहीं किया।
बिकॉज आप क्लिनिक पे काम करते हैं या जनरल लाइफ में भी देखते हैं, तो आपको जो चीफ कंप्लेंट है उससे एक्स्ट्रा खामखा की चीजें। अब अगर आप सिंपल से पेरियोड, आपके एस्थेटिक का इशू आ रहा है और डिस्कलरेशन का पेशेंट है, जस्ट एक सिंपल एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग का पेशेंट है, और उसमें बैठ के आप पूरी ओवर बाइट ओवर जेट पे अपना टाइम जाया कर रहे हैं, तो टाइम तो चला जाएगा ना आपका। आपके हिसाब से आपने हर चीजें असेस कर ली, इट नहीं, उस केस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपने असेसमेंट करनी है, वो मिस नहीं करनी। अब कौन से केस में कौन सी चीजें असेस करनी है वो आपको इस बुक से मिल जाएंगी। एग्जाम लॉन्ग केस के दौरान मेरी यही रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि मैंने खुद इस बुक को 5 से 6 बार पढ़ा था अपने लॉन्ग केस के दौरान। और जो इस केस में अब मेरा केस आया था, उस केस में जो रिलेटेड इस बुक ने कहा था कि इस केस में ऐसे ऐसे असेसमेंट है, मैंने जस्ट फॉलो किया उसको, और कुछ भी नहीं किया। मैंने अपने केस में कोई मोलर रिलेशनशिप नहीं देखा था, ना ओवर जेट ना ओवर बाइट। टूथवेयर का केस था, लेकिन उसमें जो चीजें रिलेटेड थी वो मैंने उसमें कर ली। तो ये चीजें मैं इस बुक के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर कोई आप नहीं पढ़ रहा तो उसकी मर्जी है, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट। तो ये कुछ इस किस्म के मैंने नोटिंग, एक एग्जांपल दे रहा हूँ को, आपने इस किस्म की जनरलाइज एक नोटिंग करनी है। आपने ये नेगमोर नेम एज जेंडर जो आपकी एक पेपर ऑलरेडी घूम रहा है पूरे ग्रुप में, आप उसकी गाइड उसको फॉलो करें, आप पॉइंट्स को कि कौन कौन सी चीजें असेस करनी है, या डॉक्टर जाजेब वाली वीडियो या डॉक्टर रोबिया गफूर वाली वीडियो को फॉलो करें कि कौन कौन सा असेस करना है कंपोनेंट। नोटिंग मैंने इस किस्म की थी, जो मैंने तो एक दूसरा केस दिखा रहा हूँ, इस किस्म की मैंने नोटिंग की थी। अब वो कोड वर्ड्स आप अपने बना लें। जस्ट लाइक अगर आप याद देखेंगे तो मैंने एक लिखा था, कंप्लेन ऑफ पेन अपर राइट क्वाड्रेंट टेम्पोरल रीजन, रेडिएट हो रहा है, मेडिकल हिस्ट्री 35 20 35 ईयर, ठीक है। अब कोडिंग मैंने ये बना थी, अब जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने थर्ड मोलर पे क्रॉस लगाया है, वो दांत मिसिंग था, ठीक है, जो दांत मिसिंग, अब कोडिंग हर कोई अपनी बनाए। अब यहाँ पे देखें 6 भी मिसिंग था। अब यहाँ पे अगर देखेंगे लोअर राइट क्वाड्रेंट में 6 पे मैंने एक राइट एरो लगा दिया जो अपवर्ड जा रहा है, दिस इज माय साइन, वो शो कर रहा है कि ये एक्सट्रूडेड है 6। इवन अगर हम देख रहे हैं 3 के ऊपर, अगर 3 पे मैंने सिंगल लाइन लगाई है, वो वहां पे शो कर रहा है कि इट इज रोटेटेड, ठीक है। इवन अगर आपने केरीज लिखी, जस्ट लाइक अपर राइट क्वाड्रेंट के 5 में मैंने लिखा है एमओ, मीजियो ओक्लूजल ऐसे लिखना है, टेंडर परकशन टी पॉजिटिव लिखना है। बीडीआर है वहां पे मैंने सर्कल लगा दिया है। तो ये कोडिंग आपने अपनी यूज करनी है। अगर आप देखेंगे लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट 5 में, तो मैंने एरो शो किए हैं, जो एरो शो कर रहे हैं कि ये लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो 5 है वो डिस्टली टिल्टेड है, इट इज शोइंग दैट। और आपके जो मैंडिबुलर 1 2 3 हैं बायोलेटरली, वो मैंने शो किए, वो पेरियोडोंटली कंप्रोमाइज हैं, उनको सबको एक मिला के, और वहां पे मैंने बीपी स्कोरिंग 2 दे दी है। जो भी आपके केरियस टूथ हैं उनकी परकशन पाल्पेशन मैंडेटरी है, पेरियापाइकल रेडियोग्राफ मांगना मैंडेटरी है, जो भी आपके केरियस टूथ हैं। अगर वो स्किप कर दिए यू आर गोइंग टू फेल इट, ठीक है। ओपीजी पे कभी भी डायग्नोस नहीं करना। और वही मैंने आपको कहा सीक्वेंसिंग, अब जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है लोअर राइट पेज पे, आप देखेंगे मैंने नोट कर दिए कि पेरियापाइकल्स मुझे कौन से मांगने एग्जामिनर के। एग्जामिनर को ये नहीं कहना सर आई नीड द पेरियापाइकल रेडियोग्राफ्स, नहीं, क्लियर बोले इसको, आई नीड द पेरियापाइकल रेडियोग्राफ ऑफ टूथ नंबर 15 16 17 26 25 35 इस तरीके से। ये नहीं कहना कि आई नीड द बस पेरियापाइकल, एक जनरल हवा में तीर नहीं छोड़ना। जो चीजें मांगनी है आस्क इन क्लियर वर्ड्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अब और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं वहां उस पर आपसे डिस्कस करूंगा। ईपीटी टेस्ट देखें, ये चीज एक लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ईपीटी कोल्ड टेस्ट लेने का कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी भी टूथ में आपका पेरियापाइकल लीजन है, व्हाई यू आर गोइंग फॉर द वाइटलिटी टेस्ट। और जब आपको पेरियापाइकल या रेडियोग्राफ आपने करवाया है, या पेशेंट अगर सिम्टम्स आपको दे रहा है और आपने पेरियापाइकल रेडियोग्राफ करवाया है एंड यू आर सीइंग केरीज इज रीचिंग द पल्प, देन व्हाई यू नीड द ईपीटी। 15 मिनट में आप प्रैक्टिस करो, 15 मिनट में हर चीज आपके केस खत्म होना चाहिए।
15 मिनट से ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स यूज नहीं करो। 30 मिनट्स आपको मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सीपीएसपी, यूज नहीं करना। डायग्नोसिस ऑफ नेक्रोस्टुथ के क्या फाइंडिंग्स हैं? अगर आपके पास पेरियपाइकल वाइडनिंग, पीडियल वाइडनिंग आ गई अवेलेबल, दैट इज डायग्नोस्ड एज अ नेक्रोस्टुथ। तो वाई यू आर गोइंग फॉर द वाइटलिटी? नहीं मांगे ईपीटी कुछ भी, जस्ट आस्क देम टू गिव यू द वाइटलिटी रिजल्ट्स। खुद नहीं मांगे कि ईपीटी दे दो। अगर आप वाइटलिटी नहीं मांग रहे हैं तो वहां पे ट्रीटमेंट प्लान में जस्टिफाई करें। जस्ट लाइक मैंने अपने केस में मांगा था, प्रीमोलर का अक्यूट अपाइकल एब्सेस का केस था, तो मैंने उनको कहा था कि मुझे पेरियपाइकल रेडियोग्राफ चाहिए इस प्रीमोलर का जिसपे अक्यूट अपाइकल एब्सेस थी, तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, नोटेड है। फिर जब ट्रीटमेंट प्लान की बात आई ना, तो मैंने उनको कहा कि अब क्योंकि आपने मुझे पेरियपाइकल रेडियोग्राफ नहीं दिया है, सो आई एम अनएबल टू डिसाइड कि मुझे प्रीमोलर का क्या ट्रीटमेंट करना है फिलहाल। तो मैं अगर उसको, एग्जामिनर को मैंने कहा अगर आप पेरियपाइकल रेडियोग्राफ देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि रेस्टोरेबल है, आई विल डू द नॉन सर्जिकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर रिस्टोरेबल नहीं है, आई विल डू द एक्सट्रैक्शन। व्हाट डू दे एक्सपेक्ट अस टू परफॉर्म इन सीबीसीटी स्टेशन? सीबीसीटी में मैंने कहा ना, वो आपको टास्क देंगे कि ये चीज करके दिखाओ। वो सॉफ्टवेयर को जस्ट आपको कैसे चलाना है वो जस्ट यही देखेंगे। एक बेसिक सॉफ्टवेयर, जैसे आप मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वर्ड चलाते हैं, आपको बेसिक्स आपकी उसकी आनी चाहिए। तो वो आपको मेरी यूट्यूब एक वीडियो मिल जाएगी। वो डिफरेंट, और प्लान मेकर का सॉफ्टवेयर होता है, तो कहीं से भी आपके एरिया में प्लान मेकर सॉफ्टवेयर वाला सीबीसीटी है, उसको चला के प्रैक्टिस करें। फुल स्माइल एनालिसिस नहीं करनी होती। स्माइल एनालिसिस जब केस आपका अक्यूट अपाइकल एब्सेस का आया है, व्हाई यू आर डूइंग द स्माइल एनालिसिस? तो स्माइल एनालिसिस हर केस में नहीं करनी होती, अनलेस आपका कोई भी प्लान एंटीरियर में आपने यूज करना है। स्माइल एनालिसिस भी पूरे कंपोनेंट्स नहीं करने। स्माइल लाइन चेक कर लो, बकल कॉरिडोर चेक कर लो, इतनी बस चेक कर लो, बेसिक मोटी मोटी चीजें। टीएमजे एनालिसिस भी कोई डिटेल्ड नहीं करनी होती, बशर्ते आपका टुथवेयर का केस है। वो सामने से आपको आंखों से पता चल जाएगा कि टीएमजे डेविएशन है या नहीं है। क्लिकिंग आप पालपेट करके जाएंगे, तो फुल एनालिसिस नहीं करनी, इन चीजों पे इतना टाइम जाया नहीं करना होता। व्हाट इफ इट्स अ टूथ विद एसिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल विद सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस? डायग्नोसिस तो हमें देनी होगी ना। तो जब आपको पता है कि मोलर्स में आपको पल्प नेक्रोसिस इतनी होती नहीं, जब पेरियपाइकल सिम्प्टोमेटिक हो गई, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मोलर है, कंसीडर इट एज इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। सिंगल रूटेड है तो कंसीडर इट एज अ पल्प नेक्रोसिस। गाइडलाइंस जो आपके समिट और आर्ट एंड साइंस में, उसके अलावा कहीं भी किसी भी गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करो। जो प्रिपरेशन गाइडलाइंस बुक्स में है, बुक्स के अलावा बाहर नहीं निकलना आपने। और कोई क्वेश्चन? आप उनको कहें कि गाइड बुक्स के हिसाब से अगर सिंगल रूटेड है, सिंगल केनाल है, पेरियपाइकल पेरियोडोंटाइटिस प्रेजेंट है, पीडियल वाइटनिंग है, कंसीडर इट एज ए नेक्रोसिस। आप उनको बताएंगे कि अगर आप उनसे जस्ट आस्क देम द वाइटलिटी रिजल्ट्स। उनको नहीं कहेंगे मुझे ईपीटी या कोल्ड टेस्ट दो, उनसे वाइटलिटी रिजल्ट्स मांगो, एग्जामिनर नोटेड करके आगे कर देगा। जस्ट ओके। और जब ट्रीटमेंट प्लान बताओ, उसको बताओ कि आप, क्योंकि डायग्नोसिस हमें कंफ्यूजन है, तो उसके हिसाब से ये दो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं। कुछ भी ये नहीं करने की जरूरत है, एरिक और वाइट्स को इतना फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप आपको पता होने चाहिए कि कौन सा बटन क्या करता है, कौन सा व्हील क्या करता है, जस्ट उसके बारे में आपको होने चाहिए। टॉक्स स्टेशन, टॉक्स स्टेशन के बारे में मैंने कहा ना, जो भी आपके प्रोसीजर्स बुक्स में दिए गए उनको फॉलो करें। टॉक्स स्टेशन आपकी विनियर प्रिपरेशन हो गई, क्राउन प्रिपरेशन हो गई, इनले ऑनले प्रिपरेशन, आरसीटी के तीनों स्टेप्स आएंगे आपके। टेम्पररी क्राउन फैब्रिकेशन जो काफी टाइम से आ रहा है, स्कैनर आया था हमारे टाइम पे, इंट्राओरल स्कैनर मॉडल पे, उसको स्कैन करना है। जस्ट आपकी वो हैंडलिंग देखते हैं कि आपको काम करना थोड़ा बहुत आ रहा है या नहीं, आपको हैंड भी सही से पकड़ना आ रहा है, एक्सेस ओपनिंग करनी आ रही है या नहीं आ रही। शॉर्ट केस के लिए कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। शॉर्ट केसेस आपके हर जगह घूमते रहते हैं, आपके हर ओपीडी में शॉर्ट केस है। तो वहां से कोई ऐसा नहीं है कि आपके कि वो शॉर्ट केस किसी बुक से आते हैं। शॉर्ट केसेस जनरली जो एग्जामिनर लेके आता है, वो जो स्टेशन पे बैठा होता है, हर कोई अपना लेके आता है, वो कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से एक केस लेके आएगा, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना लेगा। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि शॉर्ट केसेस के बुक्स पढ़ें, ये पढ़ें, कुछ भी टेंशन, कंफ्यूज हो जाओगे।
आपके कभी भी नहीं सुन लो कि आपके वो पास्ट शॉर्ट केसेस रिपीट होंगे। वो 2022 वाले कैंडिडेट्स हैं, वो अपने शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस लेके जाएंगे एग्जाम में। जो जनवरी 2022 की कैंडिडेट्स हैं शायद वो, तो अभी शायद पॉलिसी चेंज की होगी, बट 21 के जनवरी वाले तो नहीं है, फिर जुलाई वाले होंगे। देखिए, पेशेंट सेंटर ट्रीटमेंट प्लान का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट होगा वो आइडियली होना चाहिए ना। तो आइडियल पेशेंट सेंटर्ड सिर्फ फाइनेंशियल रीजन होंगे ना। फाइनेंशियल रीजन के अलावा और क्या होता है पेशेंट में? एक्सरे के कोई बुक्स करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब की वीडियोस देख लो, इतना खुद के ऊपर प्रेशर नहीं दो एग्जाम का। इसी एग्जाम की प्रेशर की वजह से लोग कंफ्यूज होकर फेल हो जाते हैं। एनोमलीज आपकी जो वेलबरी में जाहिर है उनको तो देखना पड़ेगा ना। आपकी पिक्चर्स, जो ट्रीटमेंट प्लान्स आपने जो शॉर्ट केसेस पे आंसर्स देने एग्जामिनर को, वो आपने बुक्स के बाहर नहीं देना। चीफ कंप्लेंट को अगर आपने मिस कर दिया, यू आर गोइंग टू फेल द एग्जाम। चीफ कंप्लेंट को मिस बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी आप ट्रीटमेंट प्लान्स अगर इधर उधर थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। अब जस्ट लाइक मेरे केस में था, टुथवेयर का केस था, अक्लूजन डिस्टर्ब थी, तो मैंने सिंपल सा उनको ट्रीटमेंट मांगा कि आप मुझे एक आर्टिकुलेटेड डायग्नोस्टिक कास्ट दे दें, और एग्जामिनर ने कहा बेटा नोटेड, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब ट्रीटमेंट प्लान मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि मैंने जब उनको, वो पूछ रहे थे अब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, मैंने कहा मैडम आपने हम मैंने आपसे मांगा था कि मुझे आर्टिकुलेटेड डायग्नोस्टिक कास्ट दें, विदाउट असेसमेंट मैं कैसे आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊं। मेरी जान छूटती जा रही थी हर चीज से। मैंने उनको कहा डायग्नोस्टिक कास्ट नहीं है तो मैं पेशेंट को असेस सही से नहीं कर पा रहा, अगर होता तो मैं आपको उस पर असेस करके और उसका मॉकअप करके फिर आपको बताता कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता होगा। तो चीफ कंप्लेंट, क्योंकि मेरा एब्सेस का केस था, मैंने वहीं पे इनको रख दिया कि पहले इसकी इमरजेंसी डील करूंगा, बाकी पेशेंट का बाद में फिर मैं मॉडल बनाऊंगा, उसको आर्टिकुलेट करूंगा, आर्टिकुलेट करने के बाद मॉकअप करूंगा, मॉकअप करने के बाद ट्रायल करके पेशेंट को दिखाऊंगा, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें या चेंज करें। तो वो बुक्स में जो आपकी अक्लूजन की मैनेजमेंट आपके रोजेंशियल में लिखी हुई है उसको ही फॉलो करें, और कुछ भी किसी चीज को नहीं। रोजेंशल से जो आपके क्लिनिकल, आपके क्राउन प्रिपरेशन ऑन लेके जो भी स्टेप्स हैं वो उसमें बर्स और स्टेप्स बिल्कुल डिटेल से लिखे गए हैं। टेम्पररी क्राउन्स, इनलेज, ऑनलेस। तो जो आपकी टूथ प्रिपरेशन के हवाले से फिक्स प्रोस्थेसिस, वो रोजेंशल से क्लिनिकल वाले चीजें पढ़ लें, और मोटी मोटी चीजें देखनी है, डिटेल थ्योरी नहीं पढ़नी। थ्योरी आपने पास कर लिया, वो आपसे थ्योरी पे इतना जज नहीं करेंगे, वो अब आपको की क्लिनिकल स्किल्स और जो आपकी कॉमन सेंस है उसको जज करेंगे। वो थ्योरी को इतना जज नहीं करेंगे अब आपकी। तो आप रोजेंशल की भी जस्ट पिक्चर्स देख लें, जो स्टेप्स हैं जो भी प्रोसीजर्स के, उन स्टेप्स को देख लें, क्योंकि आपने एग्जाम के दौरान वही स्टेप्स करने हैं जो आपके बुक में लिखे हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? AKU वाली मैं शेयर कर दूंगा, वैसे भी आई थिंक ऑपरेटिव वाले ग्रुप में अवेलेबल होगी, बहरहाल मैं वो शेयर कर दूंगा, देखता हूँ अगर मेरे पास होगी, आप ग्रुप्स में पूछेंगे वो भी आपको शेयर कर देंगे। डॉक्टर रोबिया की वीडियो है, देख लें आप दोनों की, डॉक्टर जाजेब की भी देख लें, डॉक्टर रोबिया की भी देख लें। अगर AKU वाला एग्जामिनर आपको लग रहा है तो वो डॉक्टर रोबिया वाला स्टाइल चला लें, अगर दूसरे एग्जामिनर लग रहे हैं तो डॉक्टर जाजेब वाले स्टाइल को फॉलो कर लें, और किसी को इधर उधर देखें ही नहीं। क्योंकि आपने बस वो उस पर एक्टिंग करनी है, और जो सीक्वेंस आपने प्रैक्टिस की है 1 से 2 महीना, उसको छोड़ना नहीं है, और किसी भी एक टीचर को उठा लें। जितने लोगों से मिलेंगे, जितने टीचर्स को उठाएंगे, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। जी, आप जिनको केसेस हैं वो खुद अपने केसेस लेके जाएंगे, जिनके रिक्वायरमेंट है केसेस की। एनी मोर क्वेश्चंस?
जो भी आपको क्वेश्चंस पूछ लें आज पूछ लें, क्योंकि फिर मुझे मैसेजेस आते हैं और रिप्लाई करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जो भी क्वेरीज हैं कंफ्यूजन्स हैं पूछ लें, इतना एग्जाम का डर ना रखें, एग्जाम के दिन डर आ गया तो फिर आपका निकल जाएगा, फेल हो जाएंगे। तो वहां पे आपने प्रेशर को कंट्रोल करना है, तभी मैंने वो वीडियो दिखाई थी कि अगर आप आपके पास टैलेंटेड हैं, लोग आप कहते हैं कि हम टैलेंटेड हैं ये चीजें, सीपीएसपी को, वो सीपीएसपी जस्ट आपको देखती है। जस्ट लाइक वो मैंने वीडियो में कहा ना कि आप प्रेशर के दौरान आप अपना टैलेंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, वो देखते हैं जस्ट। क्योंकि जब आप कंसल्टेंट बनेंगे तो जब आप इमेजिन करें बस, जब जो आपके सुपरवाइजर का स्टाइल होता है आपके साथ बैठने का, उसका केस डिस्कस करने का, आपने एग्जाम के दौरान उस स्टाइल से बात करनी है, क्योंकि एग्जाम के दौरान आप कंसल्टेंट बनने वाले हैं बस। क्योंकि वो 30 मिनट का खेल होता है आपका, और 30 मिनट खेल में सोचने से ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस आपने प्रैक्टिस है। देखें सारी चीजें साइड बाय साइड करनी पड़ेगी, इसका ये नहीं पूछें, ये हर किसी का स्टाइल अलग होता है। अब जैसे अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मैंने टॉक्स की तो प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग में अच्छे से केस कर लिया था, हर चीज कर ली थी। तो मुझे टॉक्स की प्रिपरेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। मेरे इवन लॉन्ग केसेस में मैंने पूरा एक साल, हमारे एक डिपार्टमेंट था हमारे पास लम्स में, मैंने वो इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें हम लॉन्ग केस की प्रैक्टिस हम फाइनल ईयर को करवा रहे थे। तो उसकी वजह से वहां से प्रैक्टिस हमारी हो गई। शॉर्ट केसेस की प्रैक्टिस इस वजह से भी नहीं की, क्योंकि शॉर्ट केसेस डेली में अपने 4 साल की ट्रेनिंग में जो जो किया, हर केस को एज ए एग्जाम डे वन से मैंने किया, अपने सुपरवाइजर से डिस्कस किया। तो उस हिसाब से ये हर किसी का स्टाइल अलग होता है। डायग्नोस कैरीज रिस्क, अब कैरीज रिस्क में डायग्नोसिस में लोग इतना पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई आपने सिर्फ जस्ट आपको पता है कि पैथोलॉजिकल रिस्क फैक्टर कौन से हैं कैरीज के, 4 या 5 हैं, 6 हैं, पूरे एक वेन जो डायग्राम बना हुआ है आपके समिट के चैप्टर में, उस पेशेंट में कौन से वो पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो अगर आपने पता कर लिए, दिस यू आर गोइंग टू डायग्नोज द कैरीज रिस्क। एक या दो, अब आपको पता है कि समिट में लिखी गई है टेबल, अगर मोर देन 1 या 2 आपके पेशेंट में पैथोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हैं, वो हाई केरीज है। तो वो पैथोलॉजिकल रिस्क फैक्टर उस पेशेंट में कौन से हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। ओडेल बुक्स में कौन से केसेस, केसेस जो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड केसेस हैं वो सारे करने हैं आपने। मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, जो भी ऑपरेटिव से रिलेटेड है, क्राउन ब्रिजेस, जो आप में बस ऐसे समझिए आप ऑपरेटिव के हैं, आप जरूर क्लिनिक करते होंगे, तो क्लिनिक पे खुद ही जो आप इंडिपेंडेंटली अकेले केसेस करते हैं विदाउट किसी और डॉक्टर को इन्वॉल्व किए, वो सारे केसेस आपने ओडेल से करने हैं। तो अगर आप इवन ब्रिज का केस यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग कौन से प्रोसीजर से जिसमें हाथ गुजारना चाहिए, जो टॉक्स में आता है, जो आप पेशेंट, आप, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, मेरे सुपरवाइजर ने एक वर्ड मुझे कहा था कि जो पेशेंट तुम देख रहे हो 4 साल की ट्रेनिंग में, हर पेशेंट को अपना एक एग्जाम केस समझ के काम करो। तो वो उस हिसाब से टेम्पररी क्राउन प्रिपरेशन करनी है। देखिए ओपीजी आपको वहां पे लगा होगा, आप जब डेंटिशियन की असेसमेंट करना शुरू कर लें उस वक्त ओपीजी मांग ले, लगा ले वहां पे, और ओपीजी और दोनों को चेक करके काम करते जाएं। स्टडी कास्ट अगर उस पेशेंट में अक्लूजन से रिलेटेड नीड है तो उस वक्त मांगे। पेरियापाइकल एक्सरेज मैंने ऑलरेडी कहा कि जो भी केरेस्ट थे उनके पेरियापाइकल एक्सरेज मांगने हैं। अब बीडी के एक्सरेज खामखा नहीं मांग रहे, आपको पता है कि ये दांत निकलेगा। पेरियापाइकल एक्सरेज तभी मांगे जब आपको जिन भी टूथ की आपने क्राउन प्रिपरेशन एज अ ब्रिज में अबटमेंट यूज करना है, जिसपे केरीज है, उनका पेरियापाइकल रेडियोग्राफ मैंडेटरी है। आप ओपीजी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो आपको क्लिनिकली नजर नहीं आएगा? ओपीजी में जनरली हम देखते हैं बीडीज और आपकी टूथ की अलाइनमेंट्स या लीजन वगैरह देखते हैं, दांत को नहीं देखते। आपकी जो जजमेंट होगी वो ज्यादातर क्लिनिकल पे होगी, ओपीजी पे इतनी चीजें नजर भी नहीं आती आपको। और मैंने ये नोट किया, मैंने तो ओपीजी पे इतना नहीं देखता, मैं ज्यादातर पेरियपैकल्स और क्लिनिकल असेसमेंट पे फोकस करता हूँ। जो मैंने आपको पेपर भी दिखाया था वो पूरा पेशेंट का क्लिनिकली चेक करके वो मैंने देखा, तो ओपीजी पे रिलाय नहीं करें, क्योंकि हमारी एक कुलीग थी उसको 3 साल का पहले का ओपीजी दिया गया था,
ओपीजी पे अगर ला करके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को इतना इंप्रूव करें कि आप क्लिनिकली हर चीजें असेस करें। ओपीजी में आप क्या देखेंगे मुझे बताएं? सिर्फ इम्पेक्टेड देखेंगे, बीडीआर देखेंगे, कितनी बीडीआर है वो आपने जज कर ली। डाइट डायरी हर केस में क्यों मांगेंगे जब पेशेंट केरीज रिस्क है ही नहीं? मेरे वाले केस में डाइट डायरी, मैंने एग्जामिनर को कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आपने डाइट डायरी नहीं पूछी। मैंने कहा मैडम हाँ मैं भूल गया, पर फिलहाल पेशेंट इमरजेंसी में है, तो इमरजेंसी की डील होगी तो बाद में उसकी डाइट एनालिसिस करके उसकी केरीज को कंट्रोल कर दूंगा। इट इज नॉट मैंडेटरी कि डाइट डायरी बस हम मांग लें। जो चीफ कंप्लेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरी कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक चीज वाइवा के हवाले से, ये शॉर्ट केसेस। अगर एग्जामिनर आपसे सवाल इंग्लिश में पूछे, आंसर आपने इंग्लिश में देना है। उर्दू में पूछे, आंसर उर्दू में देना है। दूसरा, टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स पेशेंट एग्जामिनर से बात करनी है, ठीक है? पेरियापाइकल एक्सरेज नहीं करना, आस ऑलवेज से पेरियापाइकल रेडियोग्राफ्स। इस पे लोग बड़े एग्जामिनर चीज को नोट करते हैं आपकी। तो जो आपके टेक्निकल टर्म्स हैं बुक्स में, उनको यूज करना है। केविटी प्रिपरेशन नहीं करनी, टूथ प्रिपरेशन करनी है, केरेस लियन बोलना है। इट इज नॉट अबाउट कि केरीज और केविटी हो गई, ये चीजें नहीं। केरेस लियन, मीजियो ओक्लूजल, ऑलवेज टॉक इन द बुक्स टेक्निकल टर्म्स, ये चीजें। और मेरा जो एग्जाम में पहला अटेम्प्ट नहीं निकला था लॉन्ग केस में, मेरी यही गलती थी। मेरे एक कंसल्टेंट ने मुझे कहा था, मैंने उसके सामने केस प्रेजेंट किया, उसने कहा हर चीज तुमने सही की है, बस एक ही बड़ा ब्लंडर मार दिया है। तुम वो बोल रहे हो पेरियापाइकल एक्सरेज, यहाँ पे ये कैविटीज हो गई इसके, क्योंकि हम जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वो आदत एक ऐसी हो गई थी। ये चीजें, ऑलवेज यूज द टेक्निकल टर्म्स। रेस्टोरेशन बोलना है, फिलिंग नहीं बोलनी। ऑर्थो ट्रीटमेंट ऑप्शन देना ही नहीं है। जो आपकी फील्ड का है उसके बारे में मैंने कहा ना, बात ही नहीं करो जो आपकी डिटेल नॉलेज नहीं है। इफ देयर इज ऑर्थोडोंटिक नीड, लिख दो आई विल कंसल्ट विद द ऑर्थोडोंटिस्ट। प्रोस्थो की नीड है, कंसल्ट विद द प्रोस्थोडोंटिस्ट। खुद को लोग फंसा देते हैं हर चीज ट्रीटमेंट प्लान बता के। जो आप पेरियो का है, पेरियो रेफर कर दो, वो उसको ट्रीटमेंट प्लान लिख दो, आई विल कंसल्ट विद द पेरियोडोंटिस्ट, आई विल कंसल्ट विद दिस, आई विल कंसल्ट आफ्टर कंसल्टेशन, आई विल डिसाइड बेस्ड ऑन द ऑर्थोडोंटिस्ट ओपिनियन। जो आपके ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में ट्रीटमेंट प्लान्स लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट प्लान्स आपने नहीं बताने जो आपको पता ही नहीं है। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर सेशन हम एंड करेंगे, तो जो और भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन भले माइक में पूछ लें आप। देखिए, प्रोस्थो फिक्स्ड प्रोस्थेसिस अगर आप छोटी मोटे काम करने, वो तो जाहिर है आपने करने। बेसिक पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट तो आपने ही करनी है, स्केलिंग वगैरह जो गाइडलाइंस आपकी हैं ऑलरेडी, पेरियो की गाइडलाइंस। अब फिलिप सर्जरी के ऊपर आप चले जाएंगे तो वो तो आप फंसेंगे ना खुद ही। आप क्लिनिक पे वैसे जो प्रोस्थो सिंपल से केसेस हैं, 3 से 4 यूनिट वाले ब्रिज तो आप ही करते हैं ना, ओक्लूजन पे या पे आप ही उसमें सेट करते हैं ना। तो वो तो जाहिर है आपने करना है, बेसिक पेरियो पेरियो ट्रीटमेंट तो आपने करना है। लॉन्ग केस में आपके 2 एग्जामिनर, टोटल 30 एग्जामिनर का सेशन होता है। आपके जो 10 स्टेशन पे 12 एग्जामिनर्स होंगे, दो दो या एक एक एग्जामिनर, पर जनरली दो दो एग्जामिनर्स होते हैं। 12 एग्जामिनर आपके हो गए टॉक्स पे, 2 एग्जामिनर होते हैं पर स्टेशन शॉर्ट केस पे, 4 शॉर्ट केसेस होती हैं तो 8 एग्जामिनर हो गए ये। 12 एग्जामिनर और 8 एग्जामिनर आपके तकरीबन इसमें हो जाते हैं शॉर्ट केसेस में, और 2 आपके एग्जामिनर तकरीबन उसमें हो जाते हैं लॉन्ग केस में। आप पहले ही नहीं बता दें, आपने जिरकोनिया देना है, पीएफएम देना है, वो समिट में आपकी गाइडलाइंस दी गई हैं कि पोस्टीरियर क्राउन कैसे चूज करते हैं। वो मैंने कहा ना बुक्स के ऊपर चलें, ये भी नहीं चलना कि बस इसको जिरकोनिया, जस्ट टेल द वी विल गिव द पेशेंट द क्राउन और फिक्स पार्शियल डेंचर। वो बाद में जब मटेरियल एग्जामिनर पूछे ना फिर बताना है। एक एक्स्ट्रा टाइम अपनी ओवर एफिशिएंसी नहीं दिखानी एग्जामिनर को कि मुझे हाँ पता है ये जिरकोनिया भी चीज है, नहीं। जस्ट टेल
कि आई विल प्लेस द क्राउन, जब तक एग्जामिनर खुद नहीं पूछे कि कौन सा दोगे क्राउन। शॉर्ट केसेस पे डिस्कशन नहीं होती, जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं वही क्वेश्चंस आपके आंसर्स देने होते हैं उसमें। उस पे ज्यादा डिस्कशन कुछ भी नहीं होती, टाइम ही नहीं होता इतना। तो जो आंसर्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जस्ट उनके आंसर दे दें, टाइम खत्म हो जाएगा, वो एग्जामिनर चुप करके बैठ जाएंगे। दूसरी ये बात जान लो, अगर आप समझ रहे हैं ना कि आपके एग्जामिनर आपको ज्यादा सवाल कर रहे हैं, तो एग्जामिनर की एक चीज खूबी होती है, जिन जो एग्जामिनर को पसंद आता है ना कैंडिडेट, उससे वो ज्यादा सवाल कर देंगे क्योंकि उनको मजा आता है उससे आंसर सुनने में। शॉर्ट केसेस पे मैंने जो पॉइंट्स थी वो मैंने आपको बता दी। शॉर्ट केसेस के डिस्कशन पे आपको वो जो डेली प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, जो शॉर्ट केस है, अगर क्लास वन केविटी है वो ट्रीटमेंट पूछेंगे, इस क्लास वन केविटी का क्या करोगे, आई विल डू द रेस्टोरेशन, बस इतना बताना होता है, उसमें डिटेल नहीं बताना होता। अगर फाइल टूटा हुआ है, जस्ट टेल, या तो रिट्राइवल होगा या तो बाईपास होगा। कुछ भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको जैसे स्टेशन पे जाके बैठना है वो कहेंगे चेक करें, आप बस पे वहां पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो क्वेश्चन रीड करें, अपने आंसर्स बना लें, वो बेल बजेगी, दूसरी बेल, जब आपसे एग्जामिनर वो उसके आंसर्स पूछेगा बस। अगर आपने वो आंसर्स सही से दे दिए और टाइम बचा हुआ है, एक्स्ट्रा सवाल अगर पूछ रहा है एग्जामिनर और आपसे गलत हो गया, तो उस पर टेंशन नहीं लें, आपकी मार्क्स नहीं कटेंगी। तो एक्स्ट्रा सवाल वही एग्जामिनर उनसे पूछते हैं जिनसे उनको मजा आता है कैंडिडेट से पूछने में, क्योंकि दे फील इंटरेस्ट के थोड़ा और इससे नॉलेज ले लें हम भी। ये चीज जब आप एग्जामिनर बनेंगे ना, फिर आपको फील आएगी ये चीज। जी, शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केस एक ही दिन होता है। पहले शॉर्ट केस होगा फिर लॉन्ग केस होगा। सेपरेट पास करना होता है। अगर आप शॉर्ट केस में पास हो गए और लॉन्ग केस में फेल हो गए, तो आपको शॉर्ट केस और लॉन्ग केस दोनों रिपीट करने पड़ेंगे। वो कुछ मैटर नहीं करता कि आप शॉर्ट केस में पास हो गए या नहीं। पासिंग मार्क्स वही हैं, 65%। हर कंपोनेंट में सीपीएसपी का एक ही रूल है। पासिंग मार्क्स को छोड़ दें, वो कुछ मैटर नहीं करेगी आपकी एग्जाम के दौरान। मोस्टली वहाँ पे सब्जेक्टिव मार्क्स होती हैं, और सब्जेक्टिव मार्क्स के जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन, नहीं तो हम मीटिंग एंड करें। जनरली आपसे वो वाइवा क्वेश्चन यही पूछेंगे कि अगर आपने ये प्रोसीजर किया है तो ये क्यों किया है, इसकी जस्टिफिकेशन दें, तो आपको उस केस के बारे में तो जाहिर है पता होगा। वो ज्यादातर उस पर टेक्निकल एस्पेक्ट पे सवाल करेंगे आपसे। आप कर सकते हैं केस कोई भी, असेसमेंट करके ट्रीटमेंट प्लान्स आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी दिन। मैं ये नहीं समझा कि कैन वी कीप द पेशेंट डिस्कस द लॉन्ग केस। हाँ, वो एक्टिविटी कर सकते हैं।
कि आपको मैं केस दूं और उस पे उसका आप ट्रीटमेंट प्लान बना दें, फिर आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें क्या असेस करेंगे। वो नेक्स्ट टाइम टाइम अगर मिला तो ज़रूर करेंगे सेशन। क्लिनिकल फोटोग्राफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ओडेल की जो चीफ कंप्लेंट्स हैं, ओडेल की चीफ कंप्लेंट के हिसाब से केस आपको आपके रूटीन ओपीडीज में है। उस केस में कौन सी चीजें मांगनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं मांगनी चाहिए, वो सारी उसमें लिखी हुई है कि आपके उस केस में जो चीजें मांगनी, वो उस केस की जो भी केस में लिखा हुआ है वो चीजें आपने मांगनी है। अगर वो चीज नहीं लिखी तो वो आपने नहीं मांगनी। तो ओडेल में आप एक सेशन एक बार देख लें ओडेल को, कि आपकी जो चीफ कंप्लेंट है, और ओडेल में तकरीबन सारी वही कंप्लेंट्स लिखी हैं जो ऑलरेडी आपके रूटीन ओपीडी या लॉन्ग केस में आएंगी। वो ज्यादातर चीफ कंप्लेंट पे फोकस करते हैं। चीफ कंप्लेंट को आपने मैनेज करना है। एग्जामिनर जस्ट देखता है कि जो मेरे सामने कंसल्टेंट बैठा है वो केस जब शुरू कर रहा है तो वो आखिर कब खत्म कब करेगा और कैसे कर रहा है। वो पूरी जर्नी आपसे पूछ रहा है कि आप पेशेंट की जर्नी कहाँ कहाँ लेके जाओगे, कितनी विजिट्स करवाओगे, कौन सी विजिट में क्या काम करोगे। ठीक है, टाइमर अभी खत्म होने वाला है। तो बाकी क्वेश्चंस हम व्हाट्सएप पे आप मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको वॉइस मैसेज में रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज।